Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the first business service that is banking. आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा कि अलग अलग बिजनेस सर्विसेज होते हैं, तो उसमें से सबसे पहले हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे बैंकिंग के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग का इंट्रोडक्शन और क्या दो अलग अलग टाइप के बैंक्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हियर वी हैव द इंट्रोडक्टरी पार्ट। बैंक ये जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड में से आया है, और फ्रेंच में कौन सा वर्ड है? बैंको, जिसका इंग्लिश में अगर आप मतलब देखोगे तो बैंको का इंग्लिश में मतलब होता है बेंच। ना बेंच का और बैंक का क्या रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओल्डन डेज या फिर पहले के जमाने में कैसे होते थे, जो मनी लेंडर होते थे, जमींदार वगैरह लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, एक बेंच के ऊपर बैठते थे या एक टेबल के ऊपर बैठते थे, और वो लोग अलग अलग करेंसीज जो होती थे उसको डिस्प्ले करते थे। और फिर जिनको भी पैसे की जरूरत होती है, लोन की जरूरत होती है, वो मनी लेंडर्स के पास आके वो लोग पैसे लेते थे। या जिनको पैसे को एक्सचेंज वगैरह करना है तो वो लोग क्या करते थे, उनके पास आके वो एक्सचेंज वगैरह करने का काम करते थे। तो बेंच के ऊपर बैठ के वो लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते थे या पैसे लेन देन का काम करते थे। इसकी वजह से ये जो वर्ड है बैंक, वो बेंच वर्ड में से आया है, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं बेंच। आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, सपोज ही इज अ मनी लेंडर। दिस पर्सन रिक्वायर्स द मनी, ही इज टेकिंग द मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो देखो कैसे यहाँ पे इस तरीके से बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता था। सो उस हिसाब से बेंच और बैंक इसका रिलेशन है। अभी मेन बैंक का काम क्या होता है, तो आजकल हम लोग देखते हैं कि बैंक के मेन काम होते हैं लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। जैसे हमारा सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। ये सब जो अकाउंट्स होते हैं उसके रूप में बैंक क्या करती है, लोगों से पैसे लेती है, और उन लोगों से जो पैसे लिए है उसको एज अ एडवांस देने का या एज अ लोन देने का, जिनको भी लोन की जरूरत है उनको वो लोन प्रोवाइड करने का। सो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का और लोगों को एडवांसेस या लोन प्रोवाइड करने का। तो ये मेन काम हो गया बैंक का ना। बैंक जो होती है वो लोगों की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में हेल्प करता है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि हम लोग ने जहाँ पे देखा कि बैंक वर्ड कहाँ से आया, पुराने जमाने में कैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते थे, फिर बैंक के क्या फंक्शन है मेन, और बैंक जो होती है वो कस्टमर की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को या मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम करते हैं। नाउ विल स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। नाउ सबसे पहले जो आता है वो आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम लोग अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना। अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपेक्स का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। जो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे पहले ऊपर जो आती है वो आती है तुम्हारी सेंट्रल बैंक, जो बाकी सब बैंकों को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सब बैंकों के ऊपर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बैंक। इसके लिए उसको अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। नाउ हर एक कंट्री की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक होती है। वैसे ही इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पॉपुलरली बोलते हैं आरबीआई। ओके, सो इंडिया की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। ये ऑब्जेक्टिव में अगर आप पूछते हैं सो यू शुड नो दिस, कौन सी ईयर में वो एस्टेब्लिश हुआ था या उसका एक्ट कौन सा है वो। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या काम करते हैं, तो सबसे पहले फ्रेमिंग मॉनेटरी पॉलिसीज। नाउ मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का, अलग अलग लोन का वगैरह या दूसरे वगैरह इंटरेस्ट रेट फिक्स करते हैं। फिर बाद में सीआरआर कितना होना चाहिए, कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, या दूसरी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह होती है वो डिसाइड करने का काम जो होता है वो आरबीआई करती है। दूसरा हमारे यहाँ पे जो करेंसी नोट्स होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं 10 रुपी का नोट होता है, 20 रुपी का नोट होता है, 50 रुपी का, 100 रुपी, 500, 2000 रुपीज, ये सारे जो करेंसी नोट्स होते हैं उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, उनको प्रिंट करने का काम करती है। दैट इज कॉल्ड इशू करेंसी नोट्स। देन एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेंट्रल बैंक में से आते हैं। और एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक, मतलब सबसे बैंकों की बैंक या सब बैंकों के ऊपर जो होती है वो होती है तुम्हारी सेंट्रल बैंक। इसके लिए सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है, बैंकर्स बैंक। ये सेंट्रल बैंक जो होती है वो दूसरे बैंकों को कंट्रोल करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए उसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। ओके ना, यहाँ पे एक चीज हम लोग को समझना है कि कोई भी जनरल पब्लिक का अकाउंट जो होता है वो सेंट्रल बैंक में कभी भी नहीं होता है। और सेंट्रल बैंक जो होती है वो कभी भी डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट करने का, पब्लिक के पास से पब्लिक को लोन वगैरह प्रोवाइड करने का, ये सारा काम सेंट्रल बैंक करती नहीं है। सेंट्रल बैंक के मेन काम ये होते हैं, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है अपने देश के, दिन करेंसी नोट्स को प्रिंट करती है, गवर्नमेंट के सारे ट्रांजेक्शन हैंडल करती है और सारे बैंकों को कंट्रोल करती है। सो दिस इज द फर्स्ट बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देर इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है और सेंट्रल बैंक अलग है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक है,
और सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सो उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग। ना दूसरा है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है कि जो बैंक पैसे लेन देन का काम करती है, ओके, मतलब पब्लिक से डिपॉजिट लेने का और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करने का या बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड करने का, वो जो काम करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल बैंक। ना कमर्शियल बैंक जो होती है वो इकोनॉमी के और सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे पैसे की लेन देन होती है, इसकी वजह से बिजनेसेस वगैरह ग्रो होते हैं, इसकी वजह से डिमांड वगैरह बढ़ती है, तो ऑब्वियसली इट इज हेल्पिंग इनटू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ना इनके काम देखो क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसका प्राइमरी फंक्शन जो है, मेन काम जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन टू द पब्लिक और लेंडिंग मनी टू द पब्लिक। ये मेन काम होता है, ये फंक्शन हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। सेकेंडरी फंक्शन देखो क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन मतलब एजेंसी फंक्शन, जिसके अंदर बैंक क्या करती है, लोगों से पेमेंट को कलेक्ट करने का। जैसे कि सपोज मेरा इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट को बैंक कलेक्ट करती है। मेरा कहीं पे शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो मेरा डिविडेंड जो है वो कलेक्ट करने का काम मेरी बैंक मेरे लिए करती है। फिर बाद में सपोज मुझे किसी ने चेक दिया, तो वो चेक में मेरे बैंक में डिपॉजिट करूंगा, बाकी सामने वाले के अकाउंट में से वो पैसा मेरे बैंक में डिपॉजिट करने का काम जो होता है मेरी कमर्शियल बैंक करेगी। सो कमर्शियल बैंक क्या करती है, पेमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने का काम करती है। दूसरा दूसरे बिल पेमेंट्स वगैरह आपको करने, जैसे आपको लाइट बिल वगैरह भरना है या आपको दूसरे कोई भी बिल पेमेंट्स वगैरह करने हैं, तो वो कमर्शियल बैंक आपको करके देगी, दैट इज एजेंसी फंक्शन। फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट है उसको मैनेज करने का काम जो होता है वो कमर्शियल बैंक करते हैं, जिसको एजेंसी फंक्शन बोलते हैं। देन आपको फंड ट्रांसफर करने हैं, ओके। तो ये सारे एजेंसी फंक्शन होते हैं जहाँ पे बैंक जो होती है आपकी कमर्शियल बैंक, वो एज अ एजेंट काम करती है। फिर यूटिलिटी फंक्शंस क्या होते हैं आपके, जैसे आपको चेकबुक इशू करना, आपको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए तो वो इशू करना, ओके, लॉकर फैसिलिटी चाहिए तो लॉकर फैसिलिटीज वगैरह आपको प्रोवाइड करती है बैंक। आपको गोल्ड कॉइन वगैरह चाहिए तो गोल्ड कॉइन वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन जो हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ आप लोगों को ग्लांस करवाया कि क्या होते हैं एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। सो कमर्शियल बैंक के मेन दो फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन जिसमें बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, और सेकेंडरी फंक्शन जहाँ पे एजेंसी फंक्शंस होते हैं जिसमें बैंक एज अ एजेंट काम करती है, और वो काम करने के लिए बैंक को क्या होता है, कमीशन मिलता है। और यूटिलिटी फंक्शन करती है, वहाँ पे भी बैंक को क्या होता है, कुछ चार्जेस के रूप में इनकम होती है। सो इनके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तुम लोग इतना याद रखो, कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शन करती है और सेकेंडरी फंक्शन करती है। ना कमर्शियल बैंक को भी क्या किया जाता है, तीन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला ग्रुप है तुम्हारा पब्लिक सेक्टर बैंक। ना पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ कैपिटल जो है वो गवर्नमेंट के पास है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि बैंक ऑफ इंडिया ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर मैंने यहाँ पे लिस्ट डाला हुआ है, देना बैंक है, विजया बैंक है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे जो है वो आपके क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक, विच इज ओन्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल जो होते हैं उन्होंने वो बैंक को स्टार्ट किया हुआ है। अगेन यहाँ पे देखो ये मैंने लिस्ट दिया हुआ है, HDFC बैंक हो गया आपका, फिर बाद में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडस इंड बैंक, ये सारे जो है वो आपके क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और फॉरेन बैंक का मतलब क्या होता है, जिनका हेड ऑफिस उनके खुद के कंट्री में होता है और ब्रांचेज जो होते हैं वो अपने कंट्रीज में या दूसरे कंट्रीज में होता है, सो उनको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बैंक्स। ना ये फॉरेन बैंक्स में अगर आप देखोगे तो सिटी बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, HSBC बैंक है, डच बैंक है, तो ये सारे फॉरेन बैंक्स है। इनके हेड ऑफिस उनके खुद के कंट्री में रहेगा और उनके ब्रांचेस जो अगर आप देखोगे तो अदर कंट्रीज में या फिर इंडिया के अंदर वगैरह हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं। सो ये सब थे कमर्शियल बैंक के बारे में। ना तीसरा है कोऑपरेटिव बैंक। ना कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ये रजिस्टर्ड होता है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और इनको जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो रूल्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो उसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्ट के अंडर होना पड़ता है, उनको करना पड़ता है, और इनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, वो फॉलो करने पड़ते हैं। ना ये जो बैंक है ये ज्यादातर पॉपुलर होती है सेमी अर्बन एरिया में और रूरल एरियाज के अंदर, पर आजकल हम लोग देखते हैं कि ये बैंक जो है वो अर्बन एरियाज में भी आ रहे हैं, दूसरे एरियाज में भी जा रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू मेक सम प्रॉफिट। सो बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए ये बनी हुई बैंक है, सेमी अर्बन एरियाज के लिए और रूरल एरिया के लोगों को हेल्प करने के लिए, बट आजकल ये अपने बिजनेस को अलग अलग एरियाज में भी एक्सपेंड कर रहे हैं ना। मेन एम क्या है कोऑपरेटिव बैंक का, तो कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम ये है कि ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं ना। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन प्रोवाइड करना। किसको लोन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं,
ओके, उनको ये लोग क्या करते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। फार्मर्स वगैरह है, उनको अगर सपोज कोई भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वगैरह परचेस करने हैं, ट्रैक्टर वगैरह या पंप वगैरह, तो उसके लिए ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। स्मॉल स्केल यूनिट्स वगैरह है, मतलब बिजनेसेस वगैरह है, उनको अगर किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए मशीन खरीदना है या रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करना है, तो उसके लिए लोन लगेगा, तो ये बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है। सो बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो सेमी अर्बन एरिया और रूरल अर्बन एरिया के जो ये लोग होते हैं उनको ये, या जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं उनको ये हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग देम क्रेडिट्स और लोन ना। यहाँ पे देखो कि कोऑपरेटिव बैंक को भी 3 डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी ना। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो होता है विलेज लेवल पे होता है, एक छोटे से गांव के लेवल पे होता है। वो लोग क्या करते हैं, एक छोटे से गांव में जो लोग होते हैं या पब्लिक होती है उनके पास से ये लोग डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं। मतलब वो उन लोगों के अकाउंट्स वगैरह प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के अंदर खुलवाए जाएंगे और उन लोगों के पास से जो भी उनका सेविंग है वो उसके अंदर डिपॉजिट किया जाएगा। फिर बाद में अगर इन लोगों को लोन अगर चाहिए रहता है, सपोज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को अगर लोन की जरूरत है या इनको पैसे की जरूरत है, तो उनको पैसे कौन प्रोवाइड करता है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया हुआ है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, ये विलेज लेवल पे आप देखोगे कि जितने भी अपने यहाँ पे स्टेट है उसमें जो छोटे छोटे विलेजेस वगैरह होते हैं वहां पे आपको ये बैंक दिखाई देगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बैंक। दूसरा है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जैसे ये विलेज लेवल पे ऑपरेट हो रहा था वैसे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट होता है, जिला लेवल पे, जिला स्तर पे। अभी ये लोग भी क्या करते हैं कि पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और सपोज इनको फाइनेंस की अगर जरूरत पड़ती है, इनको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इनको पैसा कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है द ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में आएगा। ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बैंक्स होते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक का एग्जाम्पल है। और तीसरा लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक आता है, उसको बोलते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो स्टेट लेवल पे काम करता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वगैरह। सो स्टेट लेवल पे जो काम करता है दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। नाउ ये जो बैंक होती है ये क्या करती है, ये दोनों को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। इनका परफॉर्मेंस वगैरह जो है ये मॉनिटर करने का काम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक करता है। ओके, तो आई रिपीट अगेन कि कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो आपकी 3 लेवल पे ऑपरेट होती है। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो विलेज लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है स्टेट लेवल पे काम करता है। ये लोग क्या करते हैं, जो तुम गांव है वो गांव के जो लोग हैं उनके पास से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं, और इनको अगर कोई भी फाइनेंस की जरूरत अगर पड़ती है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इनको लोन प्रोवाइड करती है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग जो होते हैं उनके पास से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं, और उनको अगर फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, फंड की जरूरत पड़ती है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक उनको फंड प्रोवाइड करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ये क्या करता है कि ये जो दो बैंक है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, इनके फंक्शंस को मॉनिटर करने का काम करता है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। फिर है रीजनल रूरल बैंक ना। ये रीजनल रूरल बैंक है जिसको आरआरबी बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1957। अभी ये जो बैंक होते हैं ये स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं ना। स्पॉन्सर्ड क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनका जो कैपिटल होता है वो कंट्रीब्यूशन 3 लेवल पे किया जाता है। मैंने उसका बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको 50% कैपिटल प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट इनको 15% कैपिटल प्रोवाइड करता है, और स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं जो इनको 35% कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि ये महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक है ना। महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मतलब इनको जो ये 35% जो पेमेंट हो रहा है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर रहा है, बाकी का जो पैसा आप देख रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है। फिर विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। तो इनका 35% जो है बैंक ऑफ इंडिया के पास से आ रहा है, बाकी का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास से आ रहा है। सो जो बैंक को दूसरे बैंक जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। ओके, नाउ रीजनल रूरल बैंक का काम क्या होता है। सो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं या सेमी अर्बन एरिया के लोग हैं उनके पास से डिपॉजिट्स लेते हैं। डिपॉजिट लेना मतलब सेविंग अकाउंट के थ्रू, फिक्स डिपॉजिट के थ्रू वो लोग क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। किसको लोन प्रोवाइड करते हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स वगैरह होते हैं वो,
एग्रीकल्चरल लेबर, एग्रीकल्चर में जो लेबर करने वाले लोग होते हैं जिनकी खुद की जमीन नहीं होती है, वो दूसरों की जमीन में जाके काम करते हैं, तो उनको अगर सपोज लोन की जरूरत पड़ेगी तो वो रीजनल रूरल बैंक के पास से ले सकते हैं। फिर रूरल आर्टिसंस, मतलब रूरल में जो एरियाज में जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, जैसे पेंटर वगैरह हो गया, तो पेंटर्स को अगर सपोज कोई पेंटिंग करने के लिए कुछ चीजें अगर परचेस करना है तो उनको लोन चाहिए। या दूसरे कोई भी वीविंग करने वाले लोग हैं तो उनको वीविंग करने के लिए जो भी मटेरियल लगता है उसके लिए अगर लोन चाहिए तो वो लोन प्रोवाइड करना। सो रूरल एरिया के जो आर्टिस्ट होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का जो काम होता है ये रीजनल रूरल बैंक करता है। तो रूरल और सेमी अर्बन एरिया से लोगों से डिपॉजिट कलेक्ट करने का, और वो जो लोन है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबर और रूरल आर्टिस्ट को प्रोवाइड करने का। तो आप इनको बोल सकते हैं ये स्पॉन्सर्ड बैंक होती है। इनको कोई ना कोई दूसरी बैंक क्या करती है, स्पॉन्सर करती है। उसके दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर बाद में है तुम्हारा सेविंग बैंक। नाउ सेविंग बैंक नाम से हम लोग को पता चलता है कि ये जो बैंक है ये लोगों को एनकरेज करता है सेविंग के लिए। और स्पेशली ये बैंक जो होते हैं वो रूरल एरियाज में भी होते हैं, रूरल एरियाज में होते हैं, पर आजकल हम लोग देखेंगे सारे बैंक जो है वो तुम्हारे सेविंग बैंक ही है। ओके, पर इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि गांव के एरिया के लोग क्या होते थे, पैसे जो होते हैं वो घर में जमा करके रखते थे या घर में कहीं पे रख देते थे। वो पैसे चोरी होने के चांसेस होते थे या फिर वो पैसे बढ़ने के चांसेस कुछ भी नहीं होते थे। अगर वो पैसे को अगर आप सेविंग बैंक में रखोगे तो आपको फिर क्या मिलेगा, उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, प्लस आपके पैसे वहां पे सिक्योर्ड रहेंगे, प्लस लोगों को सेविंग की हैबिट भी लगेगी। इस पर्पज से सेविंग बैंक स्टार्ट किए थे गई थी। और सबसे बेस्ट एग्जांपल सेविंग बैंक का है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप अकाउंट खुलवा के वहां पे पैसे अपने सेव कर सकते हो। पर आजकल हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल बैंक भी सेविंग बैंक होती है, वो लोग भी क्या करते हैं, लोगों के पास से पैसे लेते हैं और उसको सेव करते हैं और उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। इवन कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग सेविंग बैंक बोल सकते हैं। ओके, so your post office can be your saving bank, your commercial bank can be your saving bank, और your cooperative bank is also saving bank. So लोगों के बीच में सेविंग की हैबिट एनकरेज करने के लिए ये बैंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाम से ही पता चलता है कि जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उनको जब भी मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म लोन वगैरह लगता है, जैसे कोई मशीन खरीदनी है, कोई बिल्डिंग वगैरह परचेस करनी है या कोई टेक्नोलॉजी वगैरह परचेस करनी है, तो इन सब पर्पज के लिए ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं ना। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आप यहाँ पे फोटोज में भी देख सकते हो। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको MSFC बोलते हैं। ये नाम हम लोग को ज्यादा फेमिलियर नहीं रहते हैं बिकॉज ये जो है बिजनेसमैन को लोन देते हैं, हमारा इनके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, इसके लिए नाम थोड़े से हम लोग को अलग लग रहे हैं या कभी सुने हुए नाम हम लोग को नहीं लगते, बट आपको वो फिर लर्न करना पड़ेगा। अभी ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या काम करती है, तो पहला काम क्या है कि ये जो बिजनेस फर्म्स है उनको एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन लगता है वो प्रोवाइड करता है। मतलब सपोज किसी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या उसको मॉडर्नाइज करना है, नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह परचेज करना है, तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड करता है। दूसरा अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। नो, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई कंपनी है, उसके शेयर मार्केट में थोड़े बिक गए और थोड़े बाकी है। जैसे XYZ कंपनी, उसके 100 शेयर्स थे, उसमें से 70 शेयर्स बिक गए और 30 शेयर उनके बच गए। तो ये जो बैंक्स है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ये क्या बैंक करेगी, उसके साथ एग्रीमेंट करेगी और वो 30% शेयर अगर बिकेंगे नहीं तो वो जो शेयर है वो कंपनी क्या करेगी, इन बैंक को बेच देगी। सो ये बैंक जो होती है वो आपको गारंटी देती है या बिजनेसमैन को गारंटी देती है कि उनके जो भी अनसोल्ड शेयर्स होंगे या जो भी शेयर उनके मार्केट में बिक नहीं रहे, वो सारे शेयर जो है वो ये बैंक परचेस कर लेगी। सो अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, गारंटी देना। किस चीज की गारंटी देना, जो अनसोल्ड शेयर है वो परचेस करने की गारंटी देना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को फाइनेंस मिल जाता है कि ये लोग अगर उनके शेयर अगर परचेस करेंगे तो कंपनी को क्या हो जाएगा, फाइनेंस मिलेगा। जैसे ये कंपनी इसके शेयर परचेस करते हैं वैसे ये कंपनी के डिवेंचर और बॉन्ड्स भी परचेस करते हैं। कुछ कंपनी जो होती है वो डिवेंचर वगैरह या बॉन्ड वगैरह इशू करती है, तो वो भी परचेस करने का काम जो होता है डेवलपमेंटल बैंक करता है। तो 3 काम बताया मैंने, बिजनेस को एक्सपांशन और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए लोन प्रोवाइड करना, कंपनी के शेयर वगैरह परचेस करना, कंपनी की डिवेंचर और बॉन्ड परचेस करना, तो वो डेवलपमेंट बैंक का काम है। नेक्स्ट बैंक है एक्सचेंज बैंक। ना, एक्सचेंज बैंक का काम क्या होता है कि ये लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं। आपको जो भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन है उसके उसके रिलेटेड आपको ये हेल्प करेंगे, जिसमें एग्जांपल है तुम्हारा बार्कले बैंक और बैंक ऑफ टोक्यो। ओके, ना ये बैंक क्या क्या काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करती है, मतलब क्या एग्जैक्टली करती है, जैसे फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। जैसे आपको अगर इंपोर्ट करना है कोई भी चीज, तो इंपोर्ट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है।
तो वो फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करने का काम जो होता है ये एक्सचेंज बैंक करते हैं। उसके पास से आपको लोन मिल जाएगा। इवन आपको जब एक्सपोर्ट करना होता है तो आपको गुड्स बनाने के लिए लोन की जरूरत होती है, सो दैट लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज बैंक। सो आपका फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो उसमें हेल्प करती है तुम्हारी एक्सचेंज बैंक। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के करेंसीज जो वगैरह जो होती है उनको वो क्या करते हैं, कन्वर्जन करने का वगैरह वो काम करते हैं। देन इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। नाउ लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे तुम्हारे जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैश पेमेंट या चेक पेमेंट नहीं होता है, वहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड की जाती है। जब भी कोई भी एक्सपोर्टर को डिमांड जब रिसीव होता है इंपोर्टर से, तो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या बोलता है, मुझे लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए, क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से एक्सपोर्टर को एक गारंटी मिलता है कि उसका पेमेंट कहीं पे भी जाएगा नहीं। सो इंपोर्टर की बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, और फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो एक्सपोर्टर को भेजा जाता है। फिर एक्सपोर्टर गुड्स बना के इंपोर्टर को भेजता है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, पेमेंट का एक तरीका है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के अंदर या इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। सो ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट अगर सपोज इंपोर्टर को चाहिए तो वो बना के देने का काम भी जो होता है वो एक्सचेंज बैंक करती है। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट भी आपको सबको पता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज उधारी में परचेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बिल ड्रॉ किया जाता है कि 3 महीने के बाद में पेमेंट किया जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है कि 3 महीने से पहले ही हम लोग को पेमेंट की जरूरत पड़ती है। सो बैंक के पास हम लोग जाते हैं और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को हम लोग देते हैं, और बैंक फिर क्या करती है, हम लोग को पेमेंट करती है। बट वो जो पेमेंट जो होता है फुल पेमेंट नहीं होता है, उसमें कुछ चार्जेस कट किए जाते हैं। जैसे कि सपोज मैंने तुमको कोई गुड्स बेचे उधारी में, तो फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ करूंगा। उसमें ऊपर क्या होगा कि उसमें लिखा रहेगा कि तुम मुझे 3 महीने के बाद में पेमेंट करोगे करके। पर मुझे अगर सपोज पहले ही पेमेंट की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक में जाके क्या करवा सकता हूँ, उसको डिस्काउंट करवा सकता हूँ। मतलब मैं पहले से वो पैसे ले सकता हूँ, पर बैंक मुझे पूरा पैसा नहीं देगा, मुझे उसमें से कुछ चार्जेस वगैरह कट करेंगे। जैसे कि सपोज 1 लाख रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, तो बैंक क्या करेगी, उसमें सपोज 5,000 रुपीज कट करके बाकी का जो पैसा है मुझे दे देगी। दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको पढ़ते हो आप। और रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे कि अपने फॉरेन कंट्री में वगैरह किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, डिबेंचर्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट किया है, या वहाँ पे आपका सपोज बिजनेस वगैरह है, तो वहां से आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट और प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करना, रेमिटेंस मतलब कि ट्रांसफर करना, ये जो काम होता है वो आपके लिए एक्सचेंज बैंक करके देती है। तो सारे आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो एक्सचेंज बैंक के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज योर इन्वेस्टमेंट बैंक। ना इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है वो अगेन जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता, ये बिजनेसमैन के लिए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वगैरह होती है। ना ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं और एडवाइजरी असिस्टेंस देते हैं, मतलब एडवाइस वगैरह प्रोवाइड करते हैं बिजनेसमैन को। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, ये लोग जो होते हैं वो डील करते हैं बिजनेस फर्म्स के साथ और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो उनके कस्टमर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक के। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर एंड एक्विजिशन। और मर्जर का मतलब क्या होता है, जब दो बिजनेस एक हो जाते हैं, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं मर्जर। जैसे हीरो होंडा है, तो हीरो एक अलग कंपनी है, होंडा एक अलग कंपनी है, ये दोनों हो मिल के एक नया बिजनेस बन गया, दैट इज हीरो होंडा, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। सो दो कंपनी जब एक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। एंड एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर करती है। जब भी सपोज आपको किसी कंपनी के साथ मर्जर करना है, किसी कंपनी के साथ आपको क्लब करना है, या किसी कंपनी को आपको टेक ओवर करना है, तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। तो सपोज अगर मेरी कंपनी है एबीसी कंपनी और तुम्हारी कंपनी है XYZ कंपनी, अगर सपोज मुझे तुम्हारे कंपनी के साथ मर्जर करना है तो मुझे तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए कि तुम्हारे कंपनी के साथ में मर्जर करूँ कि नहीं। या अगर सपोज मुझे तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर करना है, अक्वायर करना है, तो उसके लिए मुझे एडवाइस चाहिए कि मैं तुम्हारी कंपनी को अगर अक्वायर करूंगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। तो जो भी एडवाइस आपको मर्जर में, एक्विजिशन में लगता है, वो तुमको इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करता है। प्लस जब आप किसी कंपनी के साथ मर्जर करते हो या किसी कंपनी के साथ को एक्वायर करते हो, उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा भी जो होता है, फाइनेंस भी जो होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आई रिपीट अगेन, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है वो बिजनेस फर्म को और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस प्रोवाइड करता है और एडवाइजरी असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना। ये फाइनेंस और एडवाइजरी असिस्टेंस कब लगता है, जब मर्जर होते हैं दो कंपनीज, या जब एक कंपनी दूसरे कंपनी को अक्वायर कर लेती है, तभी ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो पूरा रिसर्च वगैरह करती है, और जो कंपनीज वगैरह होती है उनको एडवाइस वगैरह या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में वगैरह हेल्प करता है कि कैसे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो सब जो होता है वो बताते हैं।
बिकॉज क्या होता है कि अगर सपोज किसी कंपनी के साथ मैंने मर्ज कर लिया और वो सपोज मर्जर जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो शायद तक मेरा अच्छा खासा बिजनेस जो चल रहा था वो मेरा बिजनेस लॉस में जा सकता है। तो ये बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपको एडवाइजरी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप कैसे मर्जर वगैरह कर सकते हो, वो सब चीजें जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वगैरह जो होते हैं वो सब एडवाइस आपको ये बैंक प्रोवाइड करती है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक होती है वो जनरल पब्लिक के साथ डील करती नहीं है। मतलब यहाँ पे जनरल पब्लिक का कुछ भी होता नहीं है, सिर्फ बिजनेस फर्म के लिए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये लोग काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स वगैरह आप देख सकते हो, एक्सिस कैपिटल है, फिर आशिका कैपिटल लिमिटेड है, ये सारे जो है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट बैंक है। ये लोग जनरल पब्लिक के लिए काम नहीं करते, सिर्फ बिजनेस फर्म के लिए और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट वन है स्पेशलाइज्ड बैंक। ना स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होता है कि ये जो बैंक होते हैं ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरियाज जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, या उनकी जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो फुलफिल करते हैं पर्टिकुलर एरियाज के। वो आपको एग्जांपल से पता चलेगा कौन से पर्टिकुलर एरियाज है जिनके नीड को ये फुलफिल करते हैं या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है तुम्हारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जिसको हम लोग एक्सिम बैंक भी बोलते हैं। ई एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई एम मतलब इम्पोर्ट, तो उस हिसाब से ये एक्सिम बैंक हो जाता है। ओके ना, ऑब्वियसली नाम से हम लोग को पता चलता है कि ये बैंक जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर को। इनको ये लोन क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि ये लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर पाए गुड्स एंड सर्विसेज का। और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट करने में हेल्प होता है। तो ये जो बैंक है वो स्पेसिफिकली सिर्फ किसके लिए लोन दे रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर्पज के लिए। तो ये स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहे हैं, इसके लिए इसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोला जाता है। कि एक पर्टिकुलर एरिया की नीड जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको कैटर कर रहे हैं, उसको फुलफिल कर रहे हैं, उसके लिए उसको स्पेशलाइज्ड बैंक बोला जाता है। तो एक्सिम बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एरिया में काम करता है। दूसरा एग्जांपल है सिडबी। नो, सिडबी जो है वो क्या करता है, एमएसएमई के लिए काम करता है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखा है। नाउ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मतलब एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होता है, वो इन्वेस्टमेंट के लेवल पे डिसाइड किया जाता है कि आप माइक्रो एंटरप्राइज में आते हो, स्मॉल एंटरप्राइज में आते हो, मीडियम एंटरप्राइज में आते हो। सो इन लोगों को जो भी लोन वगैरह चाहिए रहता है, वो जो फाइनेंस वगैरह जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम होता है सिडबी के द्वारा। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो सेट हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। और इनका जो मेन काम होता है वो एमएसएमई को वगैरह फाइनेंस प्रोवाइड करने का और उनको प्रमोशंस में वगैरह हेल्प करने का। तो ये अगेन क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा है, एमएसएमई के लिए ये काम कर रहा है। और तीसरा है नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगेन ये बैंक किसके लिए काम कर रहा है, देखो ये लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए है, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के लिए। मतलब एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले लोग हैं, रूरल सेक्टर में या रूरल एरियाज में वगैरह जो काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो हर एक, ये जो मैंने 3 एग्जांपल्स आपको बताया, हर एक जन क्या कर रहा है, एक स्पेसिफिक एरिया में काम कर रहा है, स्पेसिफिक एरिया को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं। जिसमें एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के एरिया में काम कर रहा है, सिडबी एमएसएमई के डेवलपमेंट में काम कर रहा है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में काम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेशल बैंक। अभी न्यू मॉडल्स ऑफ बैंक, अभी का जो जमाना है उसके हिसाब से नए नए बैंक्स वगैरह आते जा रहे हैं, तो न्यू मॉडल्स ऑफ बैंक हम लोग देखेंगे। उसमें सबसे पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ ये निश टाइप के बैंक होते हैं, निश का मतलब ही होता है स्मॉल, तो आप निश बोलो या स्मॉल बोलो, इट इज वन एंड द सेम। तो इट इज अ निश बैंक इन इंडिया। स्मॉल बैंक्स होते हैं, इनका काम सेम होता है जैसे कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, वही इनका काम होता है। बट इनमें फर्क क्या होता है कि ये उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं जिन सेक्शन को दूसरे कोई भी बैंक सर्व करती नहीं है, या जिनको कहीं और लोन नहीं मिलता, या कोई दूसरे बैंक जिनको लोन प्रोवाइड नहीं करते उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल फाइनेंशियल डेवलपमेंट बैंक से। सो ये लाइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। I repeat again, they provide the financial inclusion to the section of the economy not being served by other bank। जो दूसरे बैंक जिनको लोन नहीं देते हैं, सर्व मतलब कि उनको सर्विस करना, उनके लिए सर्विस करना या उनको कोई भी चीज प्रोवाइड करना। सो उनको जहाँ पे फाइनेंस मिलता नहीं है इकोनॉमी के कुछ सेक्शन को, उनके लिए ये बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अभी इकोनॉमी का वो कौन सा सेक्शन है जिनको दूसरी बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करती है, कर सकती है, तो उसमें हो सकता है तुम्हारा स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो सकते हैं जिनको दूसरा कोई बैंक नहीं दे रहा है, तो वो लोग इनके पास आके लोन ले सकते हैं।
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको भी ये लोग लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, उनको ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज। तो ये चारों को, ये जो 4 सेक्शन ऑफ इकोनॉमीज है, इनको अगर कहीं और पे लोन नहीं मिल रहा है, सो दे कैन कम टू द स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंशियल बैंक विल प्रोवाइड देम लोन। इवन उनको अगर सपोज डिपॉजिट्स वगैरह करने हैं, तो उनके डिपॉजिट भी जो है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एक्सेप्ट करती है ना। ये जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रजिस्टर्ड होता है कंपनी एक्ट 1956, अभी तो 2013 है। और इनको रूल्स फॉलो करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के रूल्स को इनको फॉलो करना पड़ता है। फिर इनका कोई भी टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, मतलब एरिया का कोई भी इनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे, जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एयू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंड द लास्ट वन इज अ पेमेंट बैंक। ये जो नया कॉन्सेप्ट है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इनका मेन पर्पस ये है कि जो स्मॉल बिजनेस या लो इनकम पीपल होते हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना ना। ये लोग क्या क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, देखो। रेमिटेंस ऑफ सर्विसेज, रेमिटेंस सर्विस का मतलब होता है पैसे ट्रांसफर करना। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल के ऊपर आप सारे बैंक के ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। एटीएम कार्ड वगैरह आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेट बैंकिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लोन या क्रेडिट कार्ड ये लोग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी कितना, 1 लाख रुपीज तक। तो ये इसमें जानने वाली चीज है। ये लोग लोन प्रोवाइड करना या क्रेडिट कार्ड वगैरह देना ये काम नहीं करते। दे जस्ट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक अप टू ₹1 लाख। अभी इसके एग्जाम्पल्स देखो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये तुम्हारा पेमेंट बैंक है। दूसरा एयरटेल पेमेंट बैंक, आपने ये नया अभी सुना होगा एडवर्टीजमेंट के अंदर, तो वो तुम्हारा पेमेंट बैंक है। और पेटीएम पेमेंट बैंक, ये आपके पेमेंट बैंक हो गए। सो ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, लोगों से डिपॉजिट लेते हैं, वो भी 1 लाख रुपए तक। और लोगों को लोन वगैरह या क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करते। और लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिल पेमेंट करने हैं या दूसरे कोई भी तुम्हारे फंड ट्रांसफर वगैरह करने हैं, तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं। सो these are the references from where I have taken my images. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. See you in the next video.